हेलो। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? क्योंकि आप एक थंबनेल देखे थे जहां लिखा हुआ है क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, चैप्टर नंबर 3 जीव विज्ञान का जो है परिवहन चैप्टर, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? यानी आप क्लास 10th में हैं, नया जीव विज्ञान का यही चित्र होगा और इसी चित्र के हिसाब से हमें पढ़ना है। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा वाला जो बुक है उसमें अध्याय 3 हमको पढ़ना है। चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? परिवहन। सबसे पहले समझिए कि परिवहन क्या है। परिवहन है तो इसमें कौन कौन से मदद करते हैं। अब इस चैप्टर में मूल रूप से हम पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लें, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए समझिए थोड़ा सा। देखिए इस चैप्टर में हम लोग मूल से क्या पढ़ने वाले हैं। परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन तंत्र क्या है, फिर पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, सॉरी यहां जाइलम होगा, जाइलम और फ्लोएम की संरचना और उसके कार्य करने की तरीके विधि। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, जंतुओं में परिवहन, रक्त परिवहन तंत्र और मनुष्य के हृदय की संरचना, इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ दिल से दिल की बात पढ़ेंगे कि आखिर दिल हमारा किस तरह से काम करता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं ये वाली दिल की बात यहाँ नहीं होगी, ये पान का पत्ता हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग ओरिजिनल वाला दिल जो हमारे सीनों में धड़कती है। ठीक है, इस दिल में कई गो घर है और कौन कौन बस्ती है ओकरो बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कौन कौन बस्ती नहीं है, क्या क्या है वहां, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है इसको देखते हैं। अब आप लोग गलत मत समझ लीजिएगा कि भाई दिल में कौन बस्ती है, दिल में कौन आता है और कौन जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, सबके दिलों में कुछ ना कुछ है तो वही सब क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे परिवहन क्या है। देखो, परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी पकड़े या साइकिल ही लिए, अपने घर से संस्थान तक यानी कोचिंग संस्थान तक आए हैं आप लोग, नहीं तो ये क्या है आपके लिए? परिवहन है। ठीक है, और जिस माध्यम से जब आप आए हैं ना, वो आपके लिए एक तंत्र है, तो उसको कहेंगे हम लोग परिवहन तंत्र। ठीक है, आए तो परिवहन, और इसमें जो आपको मदद किया, जो सिस्टम है पूरा ना, वो क्या है? परिवहन तंत्र। जैसे सड़क है तो सड़क के माध्यम से आप आए हैं ना, वो परिवहन तंत्र है। अगर मान लीजिए हमारे बगल के गांव के जो छात्र हैं, वो जो उत्तर दिशा है, एक नदी है जमुआरी नदी, और उस नदी को पार करके कुछ छात्र हमारे यहाँ आते हैं, तो नदी को पार करते हैं, वहां नाव की व्यवस्था है, पुल नहीं है, तो नाव से लोग आते हैं, तो वहां सड़क परिवहन नहीं, वहां जल परिवहन है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का तंत्र है। समझ में आ रही बात? साइकिल से आए, मोटरसाइकिल, रेल, बस, जो से भी आते हैं आप, वो क्या आपके लिए? तंत्र है। लेकिन हमें उस तंत्र की बात नहीं पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में। ठीक है, वो भूगोल का विषय है। यहां हम लोग शरीर के अंदर का परिवहन पढ़ेंगे। अब तो समझ गए होंगे ना कि परिवहन क्या है। यानी आपके बॉडी में जो आवश्यक चीज है उसको उसके आवश्यक अंगों तक पहुंचाना, और जो उपापचय क्रिया के बाद विषाक्त हानिकारक चीज बनी हो उसको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, यही क्रिया कहलाती है परिवहन। नहीं समझे? ऐसे समझो कि जब आप भोजन करते हैं, खाते कहां भाई? मुख से। वो जाता कहां है आपके शरीर में? पेट में, यानी अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में जाती है। चलिए उसका काम है पचाना, पचा दिया। अब वो रक्त में मिल जाती है। अब रक्त क्या करता है आपके बॉडी में? उस आवश्यक चीजों को विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है। ये हमारी नाक की जो ऊपर का सिरा देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी कोशिका है, यहाँ भी आ गया है चावल, भात, दाल, सब्जी जो भी है। ये जो देख रहे हैं ना, आंख के जो देख रहे हैं ये वाली, इसमें भी आ गया है, इसमें भी आ गया है, सब में आ गया है, सब जगह आ गया है भोजन।
अब भात नहीं आ गया है, रोटी नहीं आ गया, वो तरल रूप में, घुलनशील रूप में रक्त में मिल के आया है, आ गया, तब पेट से वो आवश्यक चीज कहां गया, हमारी पूरे बॉडी में आ गया। अगर नहीं आता सोचो तो क्या हमारी इस जिह्वा को कोई ऊर्जा मिल पाता क्या? जिह्वा में जो कोशिका है उसको ऊर्जा मिलता? नहीं मिलता। और नहीं मिलता तो हम बोल पाते? नहीं बोल पाते। यानी इसको ऊर्जा की जरूरत है, एकरा पूर्ति के लिए भोजन का यहाँ आना जरूरी है। यानी जो आवश्यक चीज है उनके आवश्यक अंगों तक पहुंचाने का काम जो हुआ, यानी पेट में पचे हुए भोजन हमारी कहां तक आई? आवश्यक अंगों तक, कोशिकाओं तक आई। यही तो हमारा क्या है? परिवहन है। अब देखिए कोशिका में जो विषाक्त चीज बनी है इसको हम लोग क्या किए हैं, अपने उत्सर्जी अंगों तक भेज दिए। जैसे आप पानी पिए, भोजन का पचना हो गया, उसके बाद अवशेष बना और वो उसको हम कहां भेज दिए? उत्सर्जी अंग मूत्र मार्ग में भेज दिए, मूत्राशय में भेज दिए, शरीर से उसको हम लोग बाहर निकाल दिए, है ना। तो ये जो लाने की क्रिया हुआ ना, गया यहां से, यानी कोशिका से हुआ कहां पहुंच गया? उत्सर्जी अंग तक। तो ये जाने की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? उत्सर्जन, सॉरी परिवहन कहेंगे। जाने की क्रिया को क्या कहेंगे? समझ में आई बात? तो परिवहन क्या है समझ गए ना। हमारे शरीर हो और उसमें आवश्यक चीज को आवश्यक अंगों तक, अनावश्यक चीजों को, विषाक्त चीजों को उत्सर्जी अंगों तक लाने पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। आशा और उम्मीद है कि आपको एक बात समझ में आया होगा कि परिवहन किसे कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस चीज को पूरा करने के लिए, यानी परिवहन की क्रिया को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है और उस सिस्टम से ही वो आता जाता है। अगर सिस्टम ना रहे तो फिर आपके बॉडी में परिवहन की क्रिया नहीं हो पाएगी मेरे भाई। अब जब नहीं होगी तो गड़बड़ होगा, क्योंकि पचा हुआ भोजन पेट में पड़ल रह जाएगा, ऊर्जा आपको मिलेगा नहीं। उत्सर्जी अंग पेट में पड़ा रह जाएगा, उत्सर्जन होगा नहीं, क्योंकि उत्सर्जी अंग तक तो गया नहीं। तो ये पूरा काम को करने के लिए एक सिस्टम है, और सिस्टम बड़ा सिस्टम ढंग से है। कहेगा सर नहीं समझे, सिस्टम सिस्टम ढंग से कैसे होता है? समझ जाओ कि भोजन वाला सांस नली में नहीं जाता है, सांस भोजन नली में नहीं जाता है। समझ रहे ना? हमारे बॉडी में देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो उभरी उभरी नस दिखाई पड़ रही है, आप अपने हाथ में भी देखो, एक रंग आपको दिखाई पड़ता होगा कि काला काला है। जो लोग गोरे होंगे उनके बॉडी में दिखाई पड़ेगा ज्यादा काला काला दिखाई पड़ता है। और एक तुम इसको नीचे देखो तो ये लाल लाल दिखाई देती है। समझ रहे ना? अब इसका मतलब क्या है भाई? ऐसे ही सब आगे हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन समझिएगा कि जो काला काला मोटा मोटा नस है वो बेकार की, यानी कि अशुद्ध रक्त है, जिसको हम लोग कहते हैं सिरा। और ये लाल लाल वाली जो पतली पतली वाली है वो शुद्ध रक्त है, उसको कहते हैं हम लोग धमनी। अगर मान लीजिए धमनी वाला रक्त अगर सिरा में चली जाए, सिरा वाला चला है धमनी में, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है? यानी कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में परिवहन के लिए एक अच्छा तंत्र है। जैसे रोड में नहीं देखे होगो, एक तरफ से आने का है, एक तरफ से जाने का है, और जाने वाले में आने वाले घुस जाएं तो सिस्टम क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। ठीक सेम कहानी हमारे बॉडी में भी है। ये जो आया गया ना, एक सिस्टम को कहते हैं हम लोग परिवहन तंत्र। यानी परिवहन को पूरा करने के लिए जो हमारे शरीर में तंत्र हैं इसको कहते हैं परिवहन तंत्र। तो आशा और उम्मीद कि आपको दो बातें समझ में आई होगी कि परिवहन किसे कहते हैं और परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। किसी को दिक्कत समझने में? परिवहन, तो परिवहन का परिभाषा कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाओं के बाद, आगे होगा इसका परिभाषा, यही है। चलिए देखिए यही है, जीव शरीर के उपयोगी पदार्थ को उसके स्थान पर पहुंचाना, उपयोगी पदार्थ को उसके स्थान पर पहुंचाना, और बेकार हानिकारक पदार्थ को उसके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। ठीक है? और इसी में हमने बताया कि परिवहन के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में परिवहन विसरण की क्रिया द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में यह विकसित तंत्र द्वारा होता है ना। यानी हम लोगों में एक तंत्र है, तंत्र के द्वारा होता है, जबकि जो एक कोशिकीय जीव हैं
उसमें कोई तंत्र सिस्टम नहीं है और वो किसके द्वारा करता है अपना परिवहन? विसरण की क्रिया द्वारा। यहां तक क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है पौधों में परिवहन, अब फिर बाद में पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। अब समझो कि पौधों में परिवहन क्या है। देखिए, पौधे सामान्यतः विसरण की क्रिया द्वारा परिवहन को पूरा कर लेता है। अब कहेगा सर विसरण की क्रिया द्वारा कैसे करता है? गौर करके देखना, हवा जब वो खींचती है सामान्यतः, तो उसके लिए कोई विशेष तंत्र की उसको जरूरत नहीं होती है। उसके पत्तियां में या तना हो, उसमें रंध्र वात रंध्र पाई जाती है। वायुमंडल से चाहे वो श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन खींचे या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड खींचे, तो वो क्या करती है कि वायुमंडल से वह सीधे विसरण द्वारा उसको खींच लेती है। हम लोगों के शरीर में जैसे डायफ्राम है, फेफड़ा है, वह खींचती है तब अंदर जाता है हवा, नहीं जाता है। लेकिन पौधों में इस तरह की क्रियाएं नहीं होती है, तो वो विसरण द्वारा करता है। किसका? गैसों का। लेकिन जल का परिवहन वो कैसे करती है? तो जल के परिवहन के लिए याद रखेंगे जाइलम होती है, और वहीं खाद्य पदार्थों के लिए क्या होती है? फ्लोएम होती है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे कि पौधे में जल के संवहन कैसे होते हैं, कौन सी अंग उनमें भाग लेते हैं, और फ्लोएम का क्या क्या काम है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाइलम की छोटी सी कहानी। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, याद होगा आपको कि जो जाइलम होती है ना, उसके 4 भाग होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। कोई दिक्कत? अब इसमें 2 चीज जो आप देख रहे हैं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक जो होती है, वो उसमें यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यांत्रिक सहायता। अब कहेगा सर समझे नहीं यांत्रिक सहायता। क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, पौधे को खड़ा रखने में वो मदद करती है। ठीक है, यांत्रिक सहायता का मतलब हुआ उसको खड़ा रखने में मदद करती है। लेकिन जो आप देख रहे हैं जाइलम के 2 भाग, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ये दोनों जो है ना जल के संवहन में मदद करती है। अब कैसे मदद करती है थोड़ा समझिए। जो वाहिनिकाएं हैं मूल रूप से जल और खनिज लवण के संवहन का काम करती है। वाहिनिकाएं क्या, देखिए इसमें लंबी नली तरह बेलनाकार होती है। इसमें जो संरचना है किसका? वाहिनिकाएं का, वो एक नली की तरह लंबी नली और बेलनाकार होती है, जिसमें धरातल से जड़ से पत्ती तक अखंड स्तंभ का निर्माण करती है, जिससे जल जड़ से पत्ती तक पहुंच जाता है। अब समझिए इसको फिर से कि जो जाइलम होती है ना, वो पाइप की नुमा होती है। ऐसे देख रहे हैं ना कलम है, इसको आप समझिए कि इसके बीच का भाग जो है ना क्या है? खोखला है, नली जैसी संरचना होती है। अब वो क्या करती है, वहां पर एक स्फीत दाब उत्पन्न होती है। जड़ में क्या उत्पन्न होती है? स्फीत दाब। तो धरातल से जल को खींचती है, ये क्रिया कहलाता है परासरण। ठीक है, परासरण द्वारा जल को खींचेगी। और इस जाइलम की जो नली है ना, इसमें अनेक स्तंभ सिराएं उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? अखंड स्तंभ। अखंड स्तंभ, अखंड का मतलब बहुत, बहुत स्तंभ उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इसमें स्तंभ उत्पन्न हो गया, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जल, यहाँ पर जल 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 लाइन से एकदम खड़ा हो गया। ठीक है, और नीचे से जल आ रहा है, ऑटोमेटिक ऊपर खुसक रहा है, ऊपर खुसक रहा है। तो धीरे 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 जल कहाँ चली जाएगी? पत्ती तक पहुंच जाएगी। ये पत्ती में आकर के उतर गया, फिर पीछे वाला आके उतर गया, पीछे वाला आकर के उतर गया, और नीचे से फिर आ रहा है। जैसे यूं समझिए कि रेलगाड़ी का इंजन जो है ना, वो उल्टा चल रहा है। पटरी में कैसा चल रहा है? उल्टा। डब्बा अंतिम वाला यहाँ है अभी, फिर पीछे वाला डब्बा एगो घुसा इसमें, तो ये डब्बा आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद वाला डब्बा अंदर घुसा, तो ये नीचे वाला डब्बा आके ऊपर आ गया, नहीं आ गया? फिर इधर से एक और डब्बा अंदर घुसा, तो ये डब्बा कहाँ गया? ऊपर आ गया। ऐसे करके यानी जल जो है धीरे धीरे, इसको कहते हैं अखंड स्तंभ, और इसकी सहायता से धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई? वो पत्ती तक पहुंच गई। क्लियर? तो जाइलम का क्या काम है भाई? तो धरातल से जल को खींचकर पत्ती तक पहुंचाना। सीधा सीधी कहानी, समझ गए?
अब दूसरी शिराएं हैं, उनका नाम है फ्लोएम। उसकी दूसरी भाग क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, जिनमें होती है चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, है ना। ये 4 प्रकार की होती है। लेकिन फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक जो होती है ना, उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन आपने पढ़ा चालनी नलिकाएं, जो चालनी नलिका का मतलब देखिए, नाम से ही पता चलता है आपको, चालनी यानी चलनी। चलनी में छेद ना कहा है, बरनी और चलनी का कहानी सुने होंगे, नहीं तो वही चलनी में छेद, यानी कि जो आप पढ़े हैं चालनी नलिकाएं सह कोशिकाएं, तो ये जो है ना, ये नली जैसी होती है, लेकिन इसके बीच में छिद्र रहता है बहुत सारे। नली जैसी होती है लेकिन छिद्र रहती है। अब पत्ती में जो भोजन बनी, पत्ती में जो भोजन बनी वो कहां चली आती है? चालनी नलिकाएं में। और ये नलिकाएं जो है ना, वो पूरे तना में फैली होती है, पत्ती, जड़, फूल, पत्ती सब तक फैली होती है। अब भोजन जैसे इसमें आया तो इस सब भाग में लेकर के चलना शुरू किया। तो इधर एगो घर मिल गया तो उसको दे दिया। नहीं, अपने यहाँ गांव में देहात में देखे होंगे भोज उज होता है, तो देखिएगा क्या करता है, ठेला पर लाद लेता है एगो टोपिया, क्या जी, उसमें चावल, एगो में दाल, एगो में सब्जी, है कि नहीं। अब बगल में आरती का घर आ गया तो उसको भी दे दिए। अब देखिए राममोहन पन आ गया चावल दाल सुन के, भोज वाला क्या। इधर इसका मिल गया, क्या नाम तेरा? हाँ, रोशनी। तो ये भी कटोरा लेके पहुंच गई, यानी कहने का इधर इसका घर, इधर रोशनी का घर, इधर तानिया तो इधर साइमा, है कि नहीं। तो सबको भोजन थोड़ा थोड़ा देते जा रही है, यानी भोजन इस रास्ते से जा रही है, इस रास्ते से, और सबको देते देते, क्योंकि छिद्र है, ठीक है। तब भोजन के संबंध में कौन मदद कर रहा है मुझे? चालनी नलिकाएं। ये किकरा हिस्सा है? तब फ्लोएम का, ठीक है। तो आप पढ़ रहे थे पौधों में परिवहन के लिए 2 प्रकार की उत्तक होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है धरातल से जल को खींचकर पत्ती तक पहुंचाना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो अब आएगा कि सर पतिये तक पहुंचाता है, आप फूल में नहीं पहुंचाता है, आप फल में नहीं पहुंचाता है। तो नहीं मेरे भाई, ये ध्यान रखिए कि ओकरा काम है केवल कहां तक पहुंचाना? पत्ती तक ही पहुंचाना। वो पत्ती के बाद ओकर सिस्टम खत्म, है कि नहीं। समझिए रेलगाड़ी उसके आगे अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वो पत्ता में पहुंचा दिया, ओकर काम खत्म। अब बाकी फ्लोएम का काम है इधर उधर पहुंचाना, ठीक है। खाद्य पदार्थ फ्लोएम जड़ में भी लाता है, आप फूल में भी ले जाता है, फल में भी ले जाता है, पूरे बॉडी में ले जाता है। किसी को डाउट? चलिए, तो जाइलम और फ्लोएम का काम समझ गए। अब आगे चलेंगे। जाइलम और फ्लोएम में एगो अंतरो पूछता है कभी कभी परीक्षा में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो याद रखेंगे जाइलम और फ्लोएम में निम्न अंतर है। नंबर 1, जाइलम की जो कोशिकाएं होती है ना, वो मृत होते हैं, याद रखिएगा। जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, ठीक है। जबकि फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वह जिंदा होती है, जीवित होती है। कोई दिक्कत? यानी जाइलम वाहिनी जो बनती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु या जाइलम मृदुतक जो भी होती है, उनकी अधिकांश कोशिकाएं, ऐसा नहीं कि सब मृत होता है, सब मृत नहीं होता, अधिकांश यानी ज्यादा मृत्य होता है, ठीक है। तो पहला अंतर क्या हुआ? जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। एक अंतर समझ गए। दूसरा अंतर, जाइलम क्या करता है सुनो, धरती से जल को खींचती है, पत्ती तक पहुंचाती है। तो किसका संबंध करती भाई? जल का संबंध करती है। किसका संबंध करती है? अब फ्लोएम क्या करता है? तब पत्ता में जो भोजन बना उसको विभिन्न भागों में लाने का काम। तो ये संबंध किसका करता है? भोजन का। तो जाइलम जल का संबंध और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संबंध। कोई दिक्कत? तो 2 अंतर समझ गए। पहला, जाइलम की कोशिकाएं मृत और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित। जाइलम जल का संबंध और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संबंध। तीसरा अंतर, जाइलम में एक दिशीय स्थानांतरण होता है। एक दिशीय का मतलब हुआ
कि वह नीचे से केवल ऊपर जाता है, जबकि फ्लोएम नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है। इसको कहते हैं द्विदिशीय। ठीक है, समझ गए ना। तो जाइलम में एक दिशीय स्थानांतरण और फ्लोएम में द्विदिशीय स्थानांतरण। किसी को डाउट? तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, उसको हमने क्लियर कर दिया। तो अभी तक आप कुल कितनी बातें पढ़े हैं भाई मेरे? 5 पढ़ा। क्या पढ़ा? सबसे पहले परिवहन किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि हमारे शरीर में जो उपयोगी पदार्थ हैं, जो आवश्यक पदार्थ हैं, उसको उपयोगी अंगों तक लाना, और जो विषाक्त हानिकारक बना उसको कहां? उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। ये पूरे क्रिया को कहते हैं हम लोग परिवहन। और इस क्रिया को पूरा करने के लिए जो तरीके हैं, पद्धति है, सिस्टम है, उसको कहते हैं परिवहन तंत्र। क्लियर? फिर आपने पढ़ा पौधों में परिवहन, और पौधों में परिवहन खास करके विसरण द्वारा होती है, लेकिन खाद्य पदार्थ और जो जल हैं उनके परिवहन के लिए पौधों में उत्तक पाई जाती है, जिसका नाम आपने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम। फिर जाइलम की संरचना पढ़ा कि भाई जाइलम में 4 होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। लेकिन हमें मृदुतक के बारे में नहीं पढ़ना था, क्योंकि हमें जल का परिवहन पढ़ना था। तो हमने वाहिकाएं का हमें उपयोग किया, क्योंकि वह नली जैसी संरचना होती है, उसी में अखंड स्तंभ का निर्माण होती है, और धरातल से जल धीरे धीरे पत्ती तक पहुंच जाता है। बात खत्म। फिर हमें पढ़ना था फ्लोएम के बाद। फ्लोएम में 4 थी, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। हमें उत्तक तक नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना था चालनी नलिकाएं। वो नली जैसी सच्छिद्र नली होती है। नली तो होती है लेकिन छेद वाला होता है कि नहीं? जैसे आप देखे होंगे चापाकल पाइप गिराता है तो अंतिम में वो पाइप जिसमें जाल लपटाता है ना, देखे होंगे। तो उस जाल वाला में छिद्र रहता है बहुत सारा, है ना। एगो रहता है पाइप सीधा, लेकिन एगो जाल वाला में रहता है बहुत सारा छिद्र। उसको चापाकल में डाला जाता है ताकि वहां से फिल्टर होकर पानी आता है। तो उसी तरह से सच्छिद्र नली होती है, उसका काम है पत्ती में भोजन बनी और उसको पूरे पौधे में भेज देना। और अंत में पढ़ा हमने जाइलम और फ्लोएम की कहानी, यानी अंतर। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि क्या है। देखिए, पौधों में पदार्थों की स्थानांतरण के लिए, माने एक जगह से दूसरे जगह जाने के 2 विधियां होती है। एक तो पहला विधि है स्थानांतरण, और दूसरा है वाष्प उत्सर्जन। पहला कौन विधि मेरे भाई? स्थानांतरण। और दूसरी कौन विधि है? ठीक है। तो अभी अभी आप जो पढ़ रहे थे वह स्थानांतरण ही पढ़ रहे थे, कि धरती से जल आई, जर में गई, और जर से अखंड स्तंभ द्वारा धीरे 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 पत्ती तक पहुंच गई। यही था आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्थानांतरण। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से चले, हमारे घर तक पहुंचे, तो ये जो क्रिया हुआ है ना, ये परिवहन भी है, और परिवहन का कौन हिस्सा है? स्थानांतरण हिस्सा है। यानी आपने स्थान को बदल लिया, आपने स्थान को बदल लिया। जैसे हमने बताया कि धरती से जल इस पाइप में प्रवेश की, यानी इसको जाइलम की क्या समझिए? वाहिकाएं। एक डब्बा प्रवेश किया तो अभी यहां पर जल था, लेकिन नीचे से फिर जल आया तो ये जल अपने स्थान को छोड़ के कहां चला गया? ऊपर। फिर नीचे से जल आया तो ये जगह यहां था, अब आ गया यहां। फिर अगला आया तो यहां आ गया, यहां आ गया। ये स्थान क्या कर रहा है? बदल रहा है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग स्थानांतरण, जो आप अभी पढ़ रहे थे। अब चलेंगे हम लोग, दूसरी क्रिया हमारी है वाष्प उत्सर्जन। अब भाई वाष्प उत्सर्जन क्या है? तो वाष्प उत्सर्जन का मतलब हुआ कि पौधों में जो जल खींचती है धरातल से, उस जल का क्या उपयोग पूरा कर लेती है? नहीं कर लेती है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना जी, तो डिस्चार्ज पानी होता है कि नहीं होता? उसमें आलू उबालते हैं, तो आलू उबालते हैं तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा पानी डालते हैं। उबलने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। पहले चावल में भी यही सिस्टम था, लेकिन अब आ गया है प्रेशर कुकर, उमें फेंकने की जरूरत लोग इस हिसाब से डालते हैं कि पूरा पक जाए। और जिसको नहीं आता है वो अलग बातें हैं, लेकिन लोग पकाने वाले जो रेगुलर लोग हैं वो अपने हिसाब से चावल और पानी उसमें डालते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो सब कुछ खत्म, चावल भी सीज गया और पनिया भी खत्म हो जाता है ना। चलिए, लेकिन
हम लोग किचन में ऐसे ही देखते हैं कि जो पानी उपयोग हुआ उसके बाद जो बचा उसको क्या कर देते हैं, हम लोग फेंक देते हैं। पौधों में भी यही कहानी होती है। पौधा जब भोजन बनाता है तो धरती से जल खींचता है, और जैसे ही खींचता है तो वो पौधे की पत्ती में पहुंचा, लेकिन मात्र उसका 10% उपयोग करता है वो, बाकी 90% वो बाहर छोड़ देता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, रंध्र द्वारा वो बेकार पानी को छोड़ दिया, ये क्रिया कहलाता है वाष्प उत्सर्जन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, चलिए, तो अभी तक पढ़ रहे थे आप कि वाष्प उत्सर्जन के बारे में, नहीं कि वाष्प उत्सर्जन क्या है। तो हमने बताया कि पौधे धरातल से जो खनिज लवण या जल खींचती है, अपने प्रकाश संश्लेषण या श्वसन की क्रिया के बाद जो अवशेष बचता है ना, उसको वायुमंडल में छोड़ देती है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि भाई वाष्प उत्सर्जन क्या है, वाष्प उत्सर्जन क्या है, तो आप बता देंगे कि पौधे की पत्तियों द्वारा बेकार जल को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पौधे की पत्ती में बनने वाले जो बेकार जल हैं, उस जल को वह पत्ती क्या कर देती है, वायुमंडल में छोड़ देती है। छोड़ने की क्रिया को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। अब देखिए, जितने पौधे हैं ना, सब में एक अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। ये जितने पौधे हैं उनमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, यानी कहने का अर्थ है अलग अलग उत्सर्जन करता है। जैसे में नंबर 1, मकई का एक पौधा लीजिए। एक दिन में वह पौधा 3 से 4 लीटर पानी का वाष्प उत्सर्जन करता है। एक छोटा सा पौधा, मकई का एक पौधा कितना लीटर करता है, 3 से 4 लीटर। एक वहीं पर आम का पौधा ले लीजिए, एक सेब का पौधा ले लीजिए, वो एक दिन में कम से कम 10 से 12 लीटर पानी का क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन करता है। वहीं पर और विशाल पौधा ले लीजिए, जैसे हमारे सामने एक पीपल का पेड़ है। अगर इनकी चर्चा करें तो तकरीबन ये 50 से 60 लीटर रोज वह वायुमंडल में छोड़ता है। इतना ये वाष्प उत्सर्जन की क्रियाएं, यानी जितनी बड़ी पौधे होंगी वाष्प उत्सर्जन की क्रियाएं उतनी ही। अब कहिएगा सर उसके यहाँ पानी आता कहां से है, तो जड़ से वो खींचती है। धरातल से जड़ जो है वो खींचती रहती है, आप पौधे की पत्ती में पहुंचती रहती है। उसका मात्र 10% तो उपयोग ही करता है। जितना खींचता है ना, उसका कितना उपयोग करता है, 10%। बाकी वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, अब सोचिए, गौर करके समझिए कि क्या ये पौधा में वाष्प उत्सर्जन जरूरी है। ध्यान दीजिए, तो आपको लगेगा हाँ जरूरी है। काहे नहीं जरूरी है, अब समझिए। अपने घर में खाना पर चलिए, मान लीजिए हमने ये क्या कहते हैं उसको, सॉरी, आलू को हमने उबालना शुरू किया। आलू को हमने, अब बोला जाता है गलती तो आप लोग हंस देते हैं। देखिए, आलू को हमने उबालना शुरू किया। अब जितना में वो उबलेगा उतनी ही पानी डाले, चढ़ा दिए। परिणाम क्या होगा कि ऊपर वाली जो आलू होगी तो कम से कम बच जाएगी, लेकिन नीचे वाली का जो होगा, उसका जो बर्तन में सटा हुआ भाग, वो तो जल ही जाएगी। पानी तो हमने उतना ही डाला जितना उपयोग होने था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं तो कहने का अर्थ है कि गड़बड़ हो जाएगा, पूरा वो गर्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब पनिया रहने से उसके तापमान को भी क्या करते रहती है, नियंत्रण करते रहती है। ठीक सेम कहानी है पौधे में भी। ठीक सेम कहानी क्या है भाई, पौधों में। तो वाष्प उत्सर्जन उसके लिए बहुत ही जरूरी है। वाष्प उत्सर्जन क्या है, जरूरी है। काहे जरूरी, तो समझिए। पहला है कि वाष्प उत्सर्जन का कारण जड़ से पौधों की छोटी नहीं होगा, सॉरी, चोटी लिखिए इसको, चोटी तक लगातार जल का प्रवाह होता है। अगर वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो तो धरती से जो जल जा रही है पत्ता तक, वो पत्ता तक जाएगा ही नहीं। नहीं समझे बात को, फिर समझिए। जैसे अभी हमने बताया कि ऊपर वाला जब यहां से ये जाने लगा, रेल का डब्बा, ऊपर वाला निकलेगा नहीं इधर, तो इधर से अब जाएगा, तो इधर से निकलना जरूरी है, तब इधर वाला प्रवेश करेगा। नहीं जी, समझ रहे बात को। मान लीजिए हम लोग मेला में घूम रहे हैं और गुफा में घुसे हैं, तो आगे वाला आदमी बाहर निकलेगा तब ना हम अंदर जाएंगे। अगला वाला जाके जम जाए,
क्या जी? तो हम लोग प्रवेश कर पाएंगे? गेटवे पर खड़े रहेंगे। तो सेम कहानी, तब पहला तो समझ गए कि पौधे में पत्ती में जो जल है वो लगातार पहुंचती रहे, पौधे की पत्ती में जल लगातार पहुंचती रहे, तो उसके लिए भी वाष्प उत्सर्जन जरूरी, नंबर एक। नंबर दूसरा है खनिज लवण के अवशोषण परिवहन में यह मदद करती है, यानी कि धरती से जो आवश्यक पोषक तत्व गया है तो उसको भी ले जाने के लिए कौन चाहिए? परिवहन। तो अगला वाला सिस्टम हटेगा तब ना पीछे वाला पहुंचेगा जी, तो इसके लिए भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, पौधों में तापमान के लिए नियंत्रण जरूरी है, अगर तापमान नहीं होगा तो सारा पौधा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे समझिए अपने हिसाब से देहाती में कि हम लोग पानी पीते हैं ना भाई, आप पानी पिएंगे तो लगेगा 5 मिनट, अब 5 मिनट हम जैबे नहीं करें तब पूरा क्या हो जाएगा? सिस्टम सब जमा हो जाएगा अंदर में, तो सब हो जाएगा गड़बड़, क्या जी? तो जब गड़बड़ होगा तो हम लोग दिक्कत में आएंगे, यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो सब हो जाएगा गड़बड़ी, तो उसके लिए उसका उत्सर्जन होना जरूरी है। तो ठीक सेम कहानी पौधों में है कि उसमें पौधा में शारीरिक क्रियाएं का तापमान सही से चले, इसके लिए वाष्प उत्सर्जन जरूरी। पौधा अपने जल को निकालते रहती है, समझिए उसके तापमान नियंत्रण होते रहते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए, तो अभी पढ़ रहे थे आप पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया, यानी पौधे की पत्ती में बनने वाली बेकार जल को वायुमंडल में वह छोड़ देती है, छोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। और ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो धरती से जल पत्ती तक जाए, धरती से खनिज लवण पत्ती तक जाए और पौधे की पत्ती के तापमान नियंत्रण में रहे, इसलिए क्या जरूरी है? चलिए, बहुत अच्छा। अब यहां तक आप सीख गए हैं तो थोड़ा सा और आगे चल ही लेते हैं हम लोग। पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। अब पौधे में जो भोजन बनती है भाई, वो कहां बनती है? तो सब जानता है कि पौधे की पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ही भोजन बनती है। चलिए, बना करके तू रख दिया है कि नहीं? अब परोसने का काम कौन करेगा? तब परोसने का काम करता है चालनी नलिकाएं, फ्लोएम बैठा हुआ है। जैसे ही क्लोरोफिल में भोजन बना, हेलो, क्या दिक्कत? जैसे ही क्लोरोफिल में भोजन बना, फ्लोएम के जो चारों भाई हैं, कौन कौन? तो चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, ये उसको क्या कर लिया? अपने पास ले लिया। और चालनी नलिका को कहा कि तू ही एक सिस्टम है जो ले जा सकता है, तो उसको वह लेकर के चल दिया, है कि नहीं? ये तो आप समझ गए। अब यहां पढ़ना था हमें कि भाई जाइलम में एक दिशीय और द्विदिशीय क्या है। तो देखिए, एक दिशीय स्थानांतरण का मतलब होता है कि कोई पदार्थ एक ही दिशा में जाएगा तो वो कहलाता है एक दिशीय। वो क्या कहलाता है? लेकिन फ्लोएम दोनों दिशा में ले जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग द्विदिशीय। जैसे गौर करके देखना, अब एगो नया सिस्टम आया है। क्या सिस्टम आया भाई? तो सुनना, जैसे हमको स्टेशन जाना है तो अब भाड़ा हमको कम लगता है, ठीक है? एक बड़े बड़े शहरों में ऐसा सिस्टम है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है। वो नंबर पर कॉल करिए, कॉल करिएगा, गाड़ी आपके पास आ जाएगी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, जैसा बुक करेंगे वो आई, आराम से उस पर बैठिए, स्टेशन चले जाइए। अब उधर से गाड़ी आपको लाएगी नहीं, आपको छोड़ दिया वो, ठीक है? कहानी खत्म, भाड़ा आपको कम लगा। लेकिन आप अपने घर से जो लेके जाएंगे गाड़ी, तो वो गाड़ी वाला इधर से जाने का और उधर से आने का दोनों का किराया ऐड करके बोलेगा आपको, समझ रहे बात? लेकिन वो स्टेशन पर छोड़ा और स्टेशन से फिर उसको दूसरा भाड़ा मिलेगा, ठीक है? या वहां के आसपास के लोग जो हैं बुक करेंगे तो जो नजदीक में गाड़ी होगा उसको तुरंत दे देता है कि भाई नजदीक में ये गाड़ी है, आपके पास पहुंच रही है 10 मिनट में, ठीक है ना? ऐसे सिस्टम होता है, समझ में आया? तो ये सिस्टम हो गया। तो ये हुआ एक दिशीय कि आपको ले जाने का भाड़ा लगा, स्टेशन पर उतार दिया, वो गाड़ी अब दूसरा आदमी को स्टेशन पर से बैठाया तीसरे जगह, फिर वो ले जाने का ही भाड़ा लेगा वो, ठीक है? और वहां जहां उतरा है वहीं से फिर कहीं तीसरे जगह जाने का सिस्टम उसका है, वहां चला जाएगा नहीं। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि स्टेशन जाना है तो पूछते हैं कितना लीजिएगा भाड़ा, तो उधर से आभू के है कि जाहू के है,
अच्छा, मतलब आने और जाने दोनों पूछ लेता है कि भाई अब मान लीजिए किसी का कन्या बिदागरी है कि नहीं है, तो इधर से बउआ जाएंगे बैठ के खाजा मिठाई लेके, होने से बैठा के लाएंगे, तो दुनू भाड़ा ना जोड़ेगा जी। ये हुआ द्विदिशीय, गया और आया। तो एक दिशीय समझ गए और द्विदिशीय, इतना समझ गए हैं, तो बाकी दिल की बात दिल से करेंगे, वो कल देखेंगे वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना नेक्स्ट वीडियो, यानी अगला वीडियो आपको ही मिलेगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।